आदाब। आप सभी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और रोज़ की तरह ही मसरूफ़ होंगे। हमें यकीन है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन जनाब, दोपहर के इस वक्त कुछ लम्हे आप हमें दे ही सकते हैं ताकि हम आपसे अपनी दिल की बातें कर सकें। वैसे जैसे कि ज़िंदगी रोज़मर्रा की तरह ही पटरी पर आ गई है, बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं और लॉकडाउन के वो खौफनाक दिन, भाई वो खौफनाक दिन अब दोबारा वापस ना आए, यही हम दुआ करते हैं। और इसके लिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि खुली हवा की कीमत और मज़ा भाई अब है। तो नाज़रीन, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस शुमारे की। और सबसे पहले फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। अवनी लखेरा एक ऐसा नाम जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊपर किया। 8 नवंबर साल 2001 में पिंक सिटी जयपुर में पैदा हुई अवनी लखेरा हिंदुस्तान की वो पहली खातून है जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। पिंक सिटी की इस गोल्डन गर्ल को इस मकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत के साथ साथ बहुत सी हिम्मत भी चाहिए थी क्योंकि उनकी जिंदगी आम लोगों से हटकर थी। एक हादसे में उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई और वो छोटी सी उम्र में ही व्हीलचेयर पर आ गई। घर वालों का साथ मिला, हिम्मत और बहुत सी मेहनत से वो इस मकाम तक पहुंच पाई। अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी से भी वो बहुत मुतासिर हुई थी। आज वो अपने खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। उनकी छोटी सी उम्र में इस लगन को देखकर बस यही कहा जा सकता है, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। वाकई जनाब, इनकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन इनका जज्बा बहुत बड़ा है। इन्होंने इतनी कम उम्र में वो सब हासिल कर लिया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते पूरी उम्र गंवाने के बाद भी। हमारी ये दुआ है कि आगे भी ये कामयाबी की सीढ़ियाँ इसी तरह से चढ़ती रहे। तो चलिए जनाब, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली दफ़ा हमने आपको बताया था कि कैसे कम जगह में हम अपने पसंदीदा पेड़ पौधे लगा सकते हैं और आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से घर में ही गमलों के अंदर हम सब्जियां उगा सकते हैं। जी हाँ, ये सब जानने के लिए एक मर्तबा फिर हम आपको लिए चलेंगे ईला जी के पास और इसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक गायनोकोलॉजिस्ट से जो हमारी यानी ख़वातीन की कुछ रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियों के बारे में हमें बताएंगी, उनके हल बताएंगी। और इसके बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे एक काउंसलर से और सबसे आखिर में एक यूनानी डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमें बताएंगी कि किचन में अक्सर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर भी कर देते हैं वो किस तरह से कारगर हैं घरेलू नुस्खों के तौर पर। तो चलिए, ये सब मालूमात हासिल करने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, बाहर जाना होगा। तो आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपको टेरेस और बालकनी गार्डनिंग के बारे में बताया था और आपकी मुलाकात करवाई थी ईला जी से। एक मर्तबा फिर हम उनसे रूबरू होंगे, तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। ईला जी, एक मर्तबा फिर से आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार। पिछली बार आपने हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात फराहम की थी। एक मर्तबा फिर से हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानना चाहेंगे। अच्छा, आपने पहले बताया था, हमने पिछली एपिसोड में आपने ये बताया था कि हम बालकनी है, अगर स्पेस कम है हमारे पास तो हम उसमें अच्छे अच्छे पौधे लगा सकते हैं। हमें ये जानना है कि क्या हम अपने इस छोटी सी जगह को कुछ सब्जियां वगैरह भी उगा सकते हैं? अगर हमारे पास स्पेस कम है तो क्या हम घर में ही सब्जियां वगैरह भी उस बगीचे में लगा सकते हैं? समरीन, वक्त को देखते हुए आपने बहुत उम्दा प्रश्न किया है मेरे से। ज़रूर करना चाहिए और जिस तरह से आजकल का माहौल है हम लोग को अपने घरों में सब्जियां ज़रूर उगानी चाहिए। स्पेशली इस तरह की छोटी जगहों में मैं क्या राय दूंगी
कि ऐसी सब्जियां उगाएं जो कम जगह में ज्यादा उगती हों, जिनकी पैदावार आपको ज्यादा मिले। अच्छा। मसलन आप अगर पालक उगाएंगे, धनिया, मेथी, यानी कि पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि बालकनी में जैसे हम लोग ने पिछले हफ्ते बात की थी, धूप भी थोड़ी कम आती है, तो अगर आप उनको छोटे कंटेनर्स में भी लगाएंगे तो आपकी जो पैदावार है आपके एक वक्त के लिए काफी होगी, पूरी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी के विपरीत आप एक गोभी का फूल लगाएंगे तो वो जाके 90 दिन में तैयार होगा, एक बार आपने काटा, खत्म जी। और इसकी जो पत्तेदार सब्जियों की जो फसल है ना, आप एक ही बार लगा के 3-4 बार उसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं आप उसको, तो ये बहुत फायदे की चीज़ है। और इनको आप फिर बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत खूबसूरत लगती हैं लटकते हुए, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। और मूली है, लाल मूली है, गाजर है, इस तरह की सब्जियां जो ज़्यादा सॉइल की डिमांड नहीं करती। हम लोग की एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ज़मीन ज़्यादा हो तो ही हम लोग सब्जियां लगा होता है सकते कि हैं। अगर ज़्यादा हमारे पास जगह है तो वहीं हम सब्जियां उगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो छोटे कंटेनर्स में भी, 6 इंच के कंटेनर्स में, लकड़ी के कंटेनर्स में जो बास्केट्स आती हैं, आपकी जो फल वगैरह हम लोग खरीदते हैं उसके संग में टोकरियां जो हम लोग को गिफ्ट मिलती हैं, इन सब में आप पत्तेदार सब्जियां बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा इला जी, क्या होता है कि आजकल ऑर्गेनिक खाद का भी काफ़ी ज़माना आ गया है, मतलब घर के जो किचन है उसके वेस्टेज है उससे भी हम खाद बना लेते हैं, या फिर जैसे कि मैं आपके बगीचे में भी देख रही हूँ अगर कुछ पत्तियाँ पीली हो गई हैं, वो झड़ गई हैं, तो क्या इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है खाद बनाने में? बिल्कुल, बल्कि नेचर से जो हमको मिल रहा है ना, वो हमको बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। जो भी, जितना भी आप रिसाइकिल करोगे, रीयूज करोगे, एंड स्पेशली जो ये पेड़ पौधों की जो पत्तियों की आपने जिक्र किया, बिल्कुल निकलती हैं। आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी पौधे में पीली पत्ती आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं उनको प्लग करती रहती हूँ। इनके लिए मैंने एक ड्रम रखा हुआ है, और ये ड्रम में मैं उसमें डाल देती हूँ पत्तियों को, और वो उसी में डिकम्पोज होती रहती हैं। अच्छा। और चूंकि मेरा टेरेस गार्डन है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि गमला भरते हैं, ठीकरी डालते हैं, तो उसमें पहले मैं पत्तियां डाल देती हूँ थोड़ी सी, तो वजन भी कम हो जाता है, और ऑर्गेनिक जो आपने बात करी, ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाती है, उससे अच्छा और आजकल कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग को कम से कम वैसे ही वातावरण में इतना प्रदूषण है कि उसमें और केमिकल्स ऐड करके हम लोग क्यों वातावरण और दूषित करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम ये कह सकते हैं कि साथ के साथ हम वातावरण को भी मतलब शुद्ध बना सकते हैं इन सब चीजों से। पेड़ पौधों से जहाँ आंखों को आपको खुशी मिलती है, आपकी अंतरात्मा को आनंद मिलता है, वहाँ पे वातावरण को स्वच्छ बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। अच्छा इला जी, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं वो आपने हमें बताया, जैसे कि मनी प्लांट्स है वो हम लगा लेते हैं और वो फल फूल भी जाते हैं, लेकिन एग्जॉटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में बताइए कि उनको किस तरीके की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? समरीन जी, एक्सोटिक प्लांट्स बड़े लुभाते हैं हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह के उनका जहाँ से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं या फिर ऐसे वातावरण से आते हैं जो आप उनको प्रदान नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुम्हला से जाते हैं, वो नहीं चल पाते हैं। तो उनको देखभाल के लिए आपको उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उनकी जो स्थिति है जहाँ से वो आए हैं वैसा उनको वातावरण तैयार करके देना पड़ेगा। बहुत तेज धूप में आप नहीं रख सकते हैं, एकदम छांव में नहीं रख सकते हैं। तो आप उनको अगर एसी में रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, आप उनको बाहर रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो यू विल हैव टू स्टडी ओवर द इयर्स। जब आप इस पे वर्कआउट करते हैं ना, तो आपको एक बच्चे का जैसे नेचर समझ में आ जाता है ना, ऐसे ही इनका भी हमें नेचर समझ में आ जाता है। बिल्कुल कि ये कहाँ पे खुश रहेंगे। जी इला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहली दफ़ा हमें जितनी जानकारी दी थी उससे भी ज़्यादा आपने इस दफ़ा दी है। तो नाज़रीन, इला जी ने हमें काफ़ी सारी मालूमात फराहम की है टेरेस गार्डनिंग के बारे में, और बगीचे को हम किस तरीके से खूबसूरती के साथ लगा सकते हैं अपनी बालकनी में। नाज़रीन, अब वक्त हो गया है अगले सेगमेंट की तरफ चलने का, और भी हम आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो नाजरीन, एक मरतबा फिर हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर शहला के पास। जी हाँ, वही डॉक्टर शहला जिन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवार्ड भी मिल चुका है। तो आइए जानते हैं उनसे मजीद जानकारियाँ। डॉक्टर शहला, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन। अच्छा, आज हम आपसे ये जानने आए हैं कि शादी होती है लड़की की जब, तो प्रेगनेंसी, कई बार जो कपल्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी हो, कुछ दिन आराम से रहें, घूमें फिरें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो उसे रोकने के क्या तरीक़े हैं, क्या एहतियात बरती जाए?
समरीन, मैं समझती हूँ कि ये वक्त का तकाजा भी है कि एकदम से प्रेगनेंसी नहीं प्लान की जाए। और आजकल लड़कियाँ और लड़के इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि वो खुद ही इसके बारे में, स्पेसिंग के बारे में सोचते तो हैं लेकिन जानकारी पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे हम शादीशुदा कपल से। उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो कुछ गोलियां होती हैं, उनको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। रोज़ एक लेनी होती है, बहुत ही कॉमन है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमल हैं और आराम से अपनी डेली लाइफ के साथ वो इसको एक रूटीन में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो विद इन 2 to 3 मंथ्स जैसे ही उसे छोड़ेंगे वो जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस हैं और जैसे आपने कॉपर टी वगैरह का नाम सुना होगा, वो भी हैं। उसका भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो बहुत आराम से अपनी इसमें अपने डॉक्टर से जानकारी लेकर जो उनको समझ में अपने हिसाब से आता है, जो उनकी डॉक्टर समझती हैं कि वो इनके लिए बेस्ट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर शैला, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लड़कियां क्या करती हैं कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ले लेती हैं। कई बार आपने भी देखा है कि कई एड्स भी आते हैं टीवी पर, उन्हीं को देखती हैं और अपना दवा ले ली प्रेगनेंसी रोकने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? सही है या गलत है, ये उस सिचुएशन के हिसाब पे डिपेंड करता है कि लड़की ने कब, कहाँ और कैसे ली है। लेकिन अगर आप एडवाइस और जानकारी चाहते हैं तो उसमें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल सोसाइटी में सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादातर लड़कियाँ सेक्सुअली एक्टिव हैं लेकिन अधूरी जानकारी के साथ। उस अधूरी जानकारी के साथ क्या है, या तो वो जैसे कि आपने बताया कि ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, आई पिल कहते हैं, अनवांटेड 72 कहते हैं, वो खा लेती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स झेलती हैं, या फिर बिल्कुल ही कुछ इस्तेमाल नहीं करती हैं और इस तरह से एक अनचाही प्रेगनेंसी, अनचाहा अबॉर्शन उनको फेस करना पड़ता है। और इतनी छोटी बच्चियां होती हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता कि अबॉर्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आई पिल ही एक ऐसा तरीका नहीं है। वो लोग बहुत पुराने तरीके जैसे कि कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टैबलेट्स जैसे कि मैंने भी बताया हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो भी बहुत आराम से वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, प्रोवाइडेड एक बार उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह और जानकारी ली हो। और तीसरी चीज़ है कि उन लड़कियों में कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन भी लगनी चाहिए, जो कि अभी बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितनी जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और जितनी ज़्यादा टाइम तक रहती है, जितने कम प्रिकॉशंस लिए होते हैं, उन लोगों में ये बीमारी होने का ज़्यादा खतरा है। और सिंपल वैक्सीनेशन से इसका प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। तो उनको इस बारे में भी हमें बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला आपका। और वाकई आप सही कह रही हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले लड़कियों को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि उल्टे सीधे कोई भी ऐड देके कोई दवा ना खाएं। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है जी। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे कुछ और सवालों के साथ। उनके जवाब आप हमारे नाजरीन को दीजिएगा, उनको जानकारी दीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए नाजरीन, मुझे और डॉक्टर शैला को दीजिए इजाज़त। आदाब अनीता जी। आदाब। लीजिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ और हमारे साथ हमारे नाजरीन भी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। भाई, हम हमेशा आपके पास आते हैं कुछ परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स लेके, और आप उनका हल सल्यूशन इतने अच्छे से समझाती हैं ना कि बस बार बार आने का दिल चाहता है। थैंक यू सो मच। अनीता जी, आज ना एक बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन लेके मैं आपके सामने आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी एक बहन है, सिस्टर है, छोटी सिस्टर, तो उसकी अब शादी हुई है अभी कुछ दिन पहले ही। लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी बात है, वो वहाँ पर ना उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, परेशान सी रहती है। मतलब उसे घर की याद बहुत सताती है। वैसे तो सब सही है, लेकिन घर की बहुत याद सताती है। एक अजीब सा, मुझे ऐसा लगता है कि उसे डिप्रेशन सा हो गया है, क्योंकि अक्सर मुझे कॉल्स करती है, कहती है दिल नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। मैं पूछती हूँ घर में सब ठीक है, तो कहती है हाँ सब ठीक है वैसे तो, लेकिन घर की बहुत याद आ रही है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा होता भी है मेरे ख्याल से कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ के कहीं और जाती है शादी होकर, तो एक अलग ही माहौल मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं उसमें एडजस्टमेंट होने में उसे परेशानी होती है और एक अजीब से डिप्रेशन का भी शिकार अक्सर हो जाते हैं। तो ये बताएं, इसको कैसे डील किया जाए सिचुएशन से?
ये बहुत आम होता है कि जब भी हम एक पुराने माहौल से नए माहौल में जा रहे हैं, अब वहाँ पे लोग भी नए हैं, सिचुएशंस भी नई हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं और रहने सहने के ढंग अलग हैं, तो बहुत सी नई चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है और दिमाग को कुछ नया भी सीखना होता है। तो हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, जो मतलब आराम से बैठे हैं अपने घर में, वो एक दिमाग में एक उसके एक सर्किट्स बने हैं। तो जब भी हम किसी नई सिचुएशन में होते तो दिमाग को एक नई तरीके से सोच का एक नया मैकेनिज़्म पैदा करना पड़ता है, तो उसमें एफ़र्ट लगता है और उस एफ़र्ट में हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। जैसे जब भी आप किसी नई जगह जाओगे, तो सपोज़ आप पहली बार मेरे यहाँ आए हो, तो आप पहले सिचुएशंस का जायज़ा लोगे कि कहाँ क्या है, तो आपकी आंखें, आपके कान, आपका जो पूरी पर्सनालिटी है, वो आप नए सिचुएशन के साथ पहले इंट्रोडक्शन आप लेना चाहोगे और फिर धीरे धीरे आप उस कंफर्ट जोन में आते हो कि हाँ, मुझे ये पता है कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इन सब नई चीज़ों को डील करने के लिए, नए लोगों के साथ डील करने के लिए हमें कुछ तरीक़ों को सीखना पड़ता है और उसमें इनसिक्योरिटी होती है और उसमें एंग्जाइटी भी होती है। एंग्जाइटी यानी घबराहट, है ना। तो घबराहट और कि मैं ये कैसे करूँगी या मैं कैसे एडजस्ट होंगी, मैं परफॉर्म कर पाऊँगी कि नहीं, है ना, मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ मेरे से उम्मीदें हैं, वो पूरी हो पाएंगी, पूरी होंगी कि नहीं, जो मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक आइडियल अपना जो बनाया है, क्या मैं उस पर खरी उतरूँगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मिला के हमें खुद को ही एक लगातार उन विचारों के सिलसिले में डालती हैं जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। अच्छा, घबराहट, जैसे बेचैनी होना, है ना। तो आपका दिल धड़कने लग जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे। कभी आप किसी नए इंसान से मिलें और बात करें और अगर आप अपने लिए बहुत कॉन्शियस हैं या आपको लगता है कि आगे सामने वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज़्यादा किसी हाई पोस्ट पे है या आप उतना नहीं जानते हैं या बहुत अमीर है, व्हाटएवर, जजमेंट्स बहुत कुछ हो सकते हैं, तो उस समय हमारी जो अप्रोच है वो हम सेल्फ कॉन्शियस अप्रोच से हम दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो वो घबराहट जो है हमारे व्यवहार में और हमारे रिलेशनशिप में झलकती है। तो वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक बड़ा लूजली आजकल यूज़ होने लगा है ना। तो ये नए माहौल में अपने आप को ढालने के लिए दिमाग को एक नया जो काम सीखना है उसकी एक बेचैनी है, मतलब ये डिप्रेशन नहीं है, है ना। जैसे बेचैनी है बस एक, हाँ, वो चैन और बेचैनी दोनों ऑपोजिट है ना। चैन मतलब बिल्कुल पीसफुल और बेचैनी मतलब जब आपको घबराहट है अंदर से, क्योंकि नया कुछ हो रहा है दिमाग के अंदर, नए सर्किट्स बन रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को ये समझाएं और सीखें कि नए वक्त में ढलते ढलते समय लगेगा नए माहौल में और उनके तरीक़ों को सीखने में वक्त लगेगा, पर मैं सीख जाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो उस घबराहट को आप काबू कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में भी आ जाए कि दूसरा वाला भी उतनी ही घबराहट महसूस करता है मेरे साथ बात करने में कि भाई नई बहू है या फिर नया कुछ भी, अगर आपने कोई काम है लिया है या कुछ नया प्रोजेक्ट है या कोई इंटरव्यू है ना, तो घबराहट होती है और थोड़ी सी घबराहट ज़रूरी भी है। अच्छा, ये भी होता है अनीता जी, ये तो हुई शादी की बात, बच्चे होने के बाद भी कुछ ना कुछ एक अजीब सी बेचैनी एक वो रहती है, ये से डिप्रेशन कहेंगे, बेचैनी कहेंगे, उससे भी कोप अप नहीं कर पाती कई महिलाएं। हाँ बिल्कुल। तो आपने जैसे पहले कहा था डिप्रेशन, है ना, तो एक थोड़ी उदासी होती है कि कभी किसी काम में मन नहीं लगता या आज ये करने का मन नहीं है, कभी हमें किन्हीं चीज़ों की उम्मीद होती है वो पूरी नहीं हो पाती, किसी ने कुछ नाराज़गी हमारे साथ दिखा दी तो हमें अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ी सी देर की उदासी जो है वो डिप्रेशन नहीं है। अच्छा। डिप्रेशन अवसाद जो है वो अगर लंबे समय तक चलती रहने वाली उदासी, जब हमें जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उन्हीं कामों में हमें करने में बिल्कुल भी रुचि ना हो, है ना, बिल्कुल ही इंटरेस्ट अगर हमारा छूट जाए। सपोज़ अगर आपको बहुत कुकिंग का शौक़ है और आप नए नए डिशेस तैयार करते हो और या तो आपको अच्छे तरह से कपड़े पहनना अच्छा लगता है, पर आपको मन ही नहीं करता, बहुत लंबे समय तक अगर यही सिचुएशन चलती आ रही है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको किसी के साथ सोशलाइज करने का मन नहीं करता, तो तब हम उसको डिप्रेशन का नाम देते हैं, जब 15 दिन से 20 दिन तक क्लिनिकली ये प्रूवन होता है।
है ना, क्योंकि अंदर ब्रेन केमिकल्स का बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो जैसे आपने कहा बच्चे होने के बाद, तो अक्सर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हम बोलते हैं कि शरीर में ना बहुत सारे, आपको मालूम है कि एक बच्चा नया बना है तो शरीर में बहुत सारे केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। तो हार्मोन्स का और केमिकल्स का बहुत ज़बरदस्त बदलाव शरीर में है। तो उसके बाद एक बहुत आम सी धारणा है कि अगर बच्चा नया एक घर में आया है तो बहुत खुशी होनी चाहिए और बहुत ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पर बहुत सी माँओं को उस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि वो एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म जो है ना, दिखा नहीं पाती हैं, दिखा क्या वो फील ही नहीं कर पाती हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर केमिकल्स और अंदर हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। इस समय वो बिल्कुल नॉर्मल है और उनको ये समझ देना कि इट इज़ ओके और इसको डील किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर ये घबराहट हो जाती है कि अरे मैं तो इतनी वेट कर रही थी कि कब वो बच्चा हमारे पास आए और अचानक मुझे क्या हो गया है। तो अक्सर माएँ इसी चीज़ से बौखला जाती हैं। तो ये बहुत आम सी बात है और पर इसको डील किया जा सकता है। तो वो डिप्रेशन है कि आप समझें कि भाई ये 40 दिन 60 दिन जो पहले बने हुए थे ना कुछ, कि पूरे उन दिनों जो मदर हैं, न्यूली बॉर्न बेबी की मदर हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती थी, उनसे लोग मिलने आते थे तो उनका खास ध्यान रखा जाता था। वो सभी कारणों से था कि वो इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बहुत वल्नरेबल और वीक हैं उस समय, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी हमारे नाजरीन को जो है मालूमात फ़राहम की है। और मेरे ख़्याल से कि अगर हम कुछ नई चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो उसमें एडजस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की। बिल्कुल, है ना, अगर हमारे अंदर पेशेंस है, धीरे धीरे चीज़ों को समझे, जैसे कि आपने बताया भी है, आँख नाक कान खोल के चारों तरफ का माहौल समझें, तो कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट हो ही जाएंगे। बिल्कुल जी, तो चलते चलते आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। देखिए, थोड़ा बहुत जो तनाव है जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं वो होना बहुत स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है। जब भी आप किसी नई सिचुएशन में होते हो या पोजीशन में होते, नए माहौल में होते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिज हो, जब भी नई सिचुएशंस होंगी थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। तो उसको समझना और उसको कैसे डील करना है उसके तरीके अगर हमें मालूम होंगे तो ये जो यू स्ट्रेस है वो हमको, हम जहाँ पर हैं उससे एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने में हमारी मदद करेगा। और डिप्रेशन को कभी भी लाइटली नहीं लें। जो लंबी चलने वाली जो उदासी है या फिर अरुचि जिसको हम कहें, उसको समझें, अपने साथ भी समझें और आसपास के लोगों में भी समझें कि आखिर अचानक से वो इंसान नॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट लेना उसने क्यों बंद किया है, तो और आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। और अब मैं अपनी बहन का जब भी मेरे पास फ़ोन आएगा तो आपकी बताई हुई बातों को मैं उसे समझाऊंगी। आई होप कि वो उन सब चीज़ों से डील कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे किचन में ऐसी भी बहुत चीज़ें हैं जो टेस्टी भी होती हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। आज हम जिक्र करेंगे शहद का और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान। आपका खैर मकदम है फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आप हमें, हमारे नाज़रीन को शहद के बारे में बताइए। शहद के बारे में जितना बताया जाए कम है। शहद का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक। मैं छोटे बच्चों से शुरू कर देती हूँ। अभी आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चों को एकदम से खांसी जुकाम पकड़ लेता है। तो मेरी ये सलाह है और मेरे मशवरा है, ये घर में जितनी भी ख़वातीन हैं या घर में और भी मर्द मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, सबसे पहला आप जो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, बिल्कुल बैठे बैठे उनको एक शहद का चम्मच खिला लें। बिल्कुल बच्चों को अच्छा भी लगेगा खाने में, टेस्टी भी होता है, टेस्टी भी होगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा और उसका फायदा भी है। फायदा ये होगा कि जो उनकी जकड़न होती है गले में, वो म्यूकस जो होता है, बलगम जो जमा होता है, वो बिल्कुल खुल जाता है, उसको निकलने में आसानी हो जाती है।
जो बिल्कुल ज़्यादा छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 महीने के, 4, 5 महीने के, जो अभी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर उनको भी खांसी हो रही है, पहले से उनको दवाइयाँ देने से बेहतर है कि हम उनको शहद, उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स अदरक का जो अदरक का जूस शहद होगा, का कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। बिल्कुल किसी भी उनको मतलब खांसी है या नज़ला है उसके लिए। जी जी बिल्कुल। अगर हम उनको अदरक दें तो अदरक वो नहीं खाएंगे, कड़वी सी लगेगी उनको, तो उनको शहद के साथ उसको चटाएं, उनको दिन में कई बार उसको चटाएं, तो बहुत फायदा देगी उसको वो। शहद को अब अगर आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करें नींबू के साथ, आपकी वेट लॉस में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत एक आजमूदा नुस्खा है ये। उससे क्या होगा, BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, पूरे दिन के लिए वो एक किक स्टार्ट हो जाता है डे का। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा है। अकेले ना ले लीजिए उसे, शायद वो जायका भी नहीं आएगा, लेमन के साथ लें जी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब जो ऊपर का जो हमारा गला है खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसमें तो बहुत फायदे है इसके। इसको आप ले लीजिए। इवन आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है जो शहद की कॉम्बिनेशन के साथ आती है। शहद को उसके अलावा आपने ये भी देखो, स्किन डिसऑर्डर्स में हम बहुत यूज़ करते हैं, कहीं चोट, इवन वुंड हीलिंग है इसकी, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। एज एन एंटीसेप्टिक ये वहाँ पे काम करता है और इसकी हीलिंग में ये बहुत मदद करता है। शहद को आप फेस पे अगर झाइयाँ हैं, फेस पे अगर टैनिंग है, उसको शहद को आप लेमन वाटर के साथ आप रेगुलर इस्तेमाल करें या डायरेक्ट इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी हद तक शहद को माना जाता है कि एक जाली है। जाली मीन्स जो बिल्कुल साफ कर देता है, स्किन के लिए है, तो उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और उसके अलावा शहद को और भी जो भी आपके यहाँ कुछ भी फेस पैक से, चाहे आप कभी एलोवेरा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या इवन मिल्क के साथ, काफी अच्छा ग्लो आता है शहद के। एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है कि जब आपने शहद लगाया, आप हल्का सा मसाज भी करें, उसकी जो आपकी कि वो जो चिपक जाती है, उसकी वजह से क्या आपकी जो यहाँ की माइक्रो सर्कुलेशन है फेस की, वो बढ़ जाएगी। जब सर्कुलेशन फेस की बढ़ेगी, आप इसका थोड़ा मसाज करेंगे धोने से पहले, तो वो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फेस का ग्लो भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये होगा कि आपका फेस तो ग्लोइंग हो जाएगा, लेकिन जो आपकी अगर झाइयाँ भी आपने लगातार इस्तेमाल किया तो काफ़ी हद तक वो क्लियर होगी। एक और इसका इस्तेमाल है शहद का आपकी आँखों के लिए। अच्छा। शायद कम नाजरीन जानते होंगे कि अगर आप शहद की जो आपकी बोतल होगी या जैसे भी होगा, उसमें आप वो डालें जिससे हम काजल लगाते हैं, उसको उसमें, हाँ, जिससे सुरमा लगाते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें डिबो के उसको एज अ काजल लगा लें। थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा। या वैसे भी नहीं, हल्का सा उंगली में उठा के आप ऐसे लगा लीजिए, बच्चों के लगा लीजिए, थोड़ी सी उनको 1 सेकंड के लिए तकलीफ होगी, थोड़ी सी वो कड़वाहट है, गाढ़ा है, लेकिन उसके बाद उनकी आंखें बिल्कुल साफ रहेंगी। इवन जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है बड़े बुजुर्गों में, अगर वो भी लगातार ऐसा माना गया है कि इस्तेमाल करें शहद का, काफ़ी हद तक उनका जो नज़र है वो साफ़ हो जाती है। तो शहद के तो इतने सारे फ़ायदे हैं। शहद को दूध में मिला के ले लीजिए, एज ए लेक्सेटिव काम करेगा। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए शहद सही रहता है, मुफीद है? नहीं, बेटर है कि अभी अवॉइड ही करें। क्योंकि आजकल थोड़ा सा शहद कई बार खालिस भी नहीं होता है, थोड़ा सा बना हुआ होता है, तो बेटर है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं शहद जो उनके लिए, कि इससे एक वो होता है रिस्क बेनिफिट रेशियो, अगर रिस्क ज़्यादा है तो बेनिफिट कम है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शहद खाने में भी इतना ही जायकेमंद होता है और उसके वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते हमारे नाज़रीन को किसी न किसी चीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारी फराहम करती हैं और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन इस जानकारी से फैज़याब भी हो रहे होंगे। डॉक्टर साहिबा, आपसे फिर हम मिलेंगे, फिर हम साथ में नाज़रीन से मुलाकात करेंगे, किसी और चीज़ की बात करेंगे, उसके फ़ायदे की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया है अपने नाज़रीन से इजाज़त लेने का, तो दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। कुछ लम्हे फ़ुर्सत के। जी हाँ नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ये कोशिश रहती है कि रोज़मर्रा की जो बातें हैं, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँ। क्या पता आपकी ज़िंदगी की कुछ परेशानियों को हम हल कर सकें, और हमारी ये कोशिश आगे भी यूं ही जारी रहेगी। लेकिन जनाब, आज की इस मुलाकात को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना होगा। अगली मर्तबा आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।